मेंबर आ गए थे जमजम पीने से पहले हमने दुआ मांग ली है। और हमारे मुखालिफिन भी कहते हैं कि यार हमारे लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। वैसे मैंने कहा कि यार हमारी तो सब दुआ कबूल होती है। जो खानदानी चंद खानदान जो रूल कर रहे हैं मालेगांव के, उनसे जखड़ से आज़ाद होना चाहती है। वो अपने मसलों पे सोल्यूशन चाहती है, ना कि आश्वासन चाहती है। और हमने देखा है माजी आमदार हो या फिर आज अभी के आमदार हो, इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई इस्लाम के नाम पे, कोई दीन के नाम पे, लेकिन मसलों के इंसान बोल के जो ज़रूरत होती है, जो इंसान बोल के जीने की ज़रूरत होती है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कि पावर लूम पर काम करने वाले मजदूरों को 30 पैसा फी मीटर का इजाफा या कोई और जो फिगर हो सकती है 20 पैसा, ये फिगर तक अगर आपका इजाफा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर हफ्ता कम से कम 500 से 600 रुपया आपकी पगार के अलावा ये बढ़कर मिलने की गुंजाइश है। और ये आपका हक का पैसा है जो आपको हर हफ्ता आपके हक के मुताबिक मिलेगा। तारीख बरोज शनिचर, कल बरोज जुमा 14 तारीख को नया बस स्टैंड के सामने ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिज के नीचे एक लावारिस लाश मिली थी, जो कि हमारे सोशल वर्कर जिया मुस्कान भाई ने उठाकर सिविल हॉस्पिटल लेकर आए थे। और सिविल हॉस्पिटल लाकर सिटी पुलिस स्टेशन वालों ने उनको कॉल किया, जरिए सिविल हॉस्पिटल लाया गया। और सिविल हॉस्पिटल के जरिए आज 2 दिन के बाद जो भी उनका प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर करने के बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पर अखबार वगैरह में देने के बाद इनके घर वालों का पता नहीं चल पाया। इसकी उम्र तकरीबन 30 के आसपास है, ज़्यादा उम्र का आदमी भी नहीं है, 30 से 32 साल की उम्र इसकी है। सिटी पुलिस स्टेशन के API गायकर साहब के पास इसका तपास है। हम लोगों ने आज सिविल हॉस्पिटल से निकाल कर PM वगैरह इनका प्रोसीजर जो कानूनी होता है, ये कानूनी प्रोसीजर करने के बाद हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल दादा और कॉरपोरेशन के कर्मचारी इनके साथ मिलकर हम लोग लाकर आयशा नगर कब्रिस्तान में अभी शाबान भाई वगैरह से वो प्रोसीजर करने के बाद हाफिज मुजाहिद और बाकी के हमारे मालेगांव शहर के शहरियान के सामने आयशा नगर कब्रिस्तान में हम लोग तदफीन कर रहे हैं। अगर इनके घर वाले मिलते हैं तो वो एक तो सिटी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करे, या सिविल हॉस्पिटल से, या आयशा नगर कब्रिस्तान में आकर शाबान भाई से या मुझसे राब्ता कायम करे, ताकि हम लोगों को उनका मैयत का दाखिला देने में आसानी हो। शुक्रिया। कल जो वार्ड नंबर 16 जो पुराना 20 था अब 16 हो चुका, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, रहमताबाद सर्वे नंबर 194। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल से इसके अंदर लगे थे और हम लोगों ने बहुत जल्दी पावर डिपार्टमेंट से ये काम लिया। और कल जो आग लगी थी फायर स्टेशन की गाड़ी भी बुलाए थे, आग बुझाए यहाँ पर। और अभी इस ट्रांसफार्मर के बाद पीछे एक ट्रांसफार्मर और है जो हजरा कॉलोनी में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। तो मैं यहाँ के जुम्मेदार है उनसे बात किया, वो पावर और डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने मुझको बोले कि वहाँ का कचरा बहुत ज़्यादा है, उतना कचरा साफ़ करा दो। मैंने यहाँ का जो मुकादम है उसको फ़ोन लगाया दीपक भाई को, वो ट्रैक्टर लेकर आएगा, कचरा उठाएगा, वो ट्रांसफार्मर का भी काम होगा। वो ट्रांसफार्मर के काम के बाद हमारे पप्पू भाई रहते हैं, उनके घर के पास भी एक ट्रांसफार्मर है, कल वहाँ भी वायर टूट के गिरे। ये ट्रांसफार्मर जो है तो दातार नगर की मेन रोड पर है, उसका भी अभी काम कराना है। तो अल्लाह पाक का एहसान और करम है कि हम लोग मालेगांव शहर में ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहमताबाद में काम करते हैं। बहुत से लोग हमारे को बोलते हैं कि यार तुम्हारा ही वार्ड दिखता है क्या, तो ज़मीनी सतह पे और ग्राउंड पे लोग देखते हैं। अल्लाह का एहसान और करम है कि हम लोग काम करते हैं, चाहे हमारा वार्ड रहे या फिर दूसरा वार्ड रहे। हमने काम के ताल्लुक से कभी सियासत नहीं करा और ना कभी कोई सियासी लोग से हम लोग जुड़े। जुड़ने की वजह ये थी कि यार हम समाजी काम कर लोगों के बीच में थे ताकि लोगों का काम हो। सियासत तो अपनी जगहों पर है,
सियासत में जुड़ना अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ख़राब बात है, क्योंकि सियासी आदमी जब इख्तियार में आके कॉरपोरेशन में बैठेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, जब भी कुछ ना कुछ काम करा सकेंगे और काम होंगे महल्ले में। मगर आज हमारा कोई पार्टी से नहीं जुड़ना, हमारा मकसद यही था कि यार लोगों के काम करना है। हमारे को इलेक्शन आएगा, जब किसका काम करना है नहीं करना है, वो जब इलेक्शन के टाइम हम लोग डिसीजन ले लेंगे। मालेगांव शहर चाहे आगरा रोड के शिमाली तरफ हो या जनूबी तरफ, ये पूरा शहर हमारा अपना शहर है। और ये इलाका कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि उनका इलाका है, लेकिन इस इलाके की आवाम ने असम्बली इलेक्शन के अंदर ये बता दिया कि वो किसके साथ है। मैं बाकायदा शुक्रगुजारी के लिए इधर आया था, शायद आप भी थे उस वक्त, कि आप हजरात ने मुझे तवक्को से, उम्मीदों से बढ़ करके नवाजा है और इधर की वोट मेरी जीत के लिए बुनियाद बनेगी। कारपोरेशन इलेक्शन सर पर है, जाहिर बात है कि इस इलाके से भी हमको कामयाबी चाहिए और यहाँ से भी हमारे कारपोरेटर चुन करके आएंगे, हमें इसकी पूरी उम्मीद है। कल हमारी जानिसार कायदो सालार ग्रुप की तरफ से एक गेट टुगेदर प्रोग्राम था, हम लोग बैठे थे, एक मजलिस हुई थी। आज हम लोगों का इस तरफ आना हुआ, इस इलाके के हमारे जो साथी हैं उनका तकाजा था कि चाय पीने के लिए आओ, तो हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। और जब इलेक्शन का ऐलान होगा, तारीखों का तयन हो जाएगा, तो हम लोग फिर जिस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है रिवायती तरीके पर, हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी एक चाय से मतलब पूरा इलाका गर्म हो गया। चाय गर्म ही होती है चाय गर्म ही होती है। कहा यह भी जा रहा था कि इस इलाके में आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो क्या उम्मीदवार की तलाश के लिए आए थे? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पैनल नहीं है जिसमें उम्मीदवार न हो। और हम लोग अपने तौर पर माजी में जिस तरह चलते रहे उसी तरीके पर चल रहे हैं। हम कोई साल भर या 6 महीने से इलेक्शन नहीं लड़ते। इलेक्शन जब आता है हम इलेक्शन लड़ते हैं और हमें ऐसे उम्मीदवार मिलते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि यार कहाँ से निकाल के लाए। तो अभी कुछ मतलब सिलेक्ट हुआ है क्या, या जिनके घर पर दौरा हुआ है वही उम्मीदवार है? नहीं, अभी तो क्या है कि हम लोग आए तो ये हुआ कि भाई हमारे घर भी आओ, तो चले गए। अभी साजिद भाई के छोटे भाई उम्रा करके आए हैं। हाँ। अब वहाँ की खजूरें और जमजम आ गए थे। जमजम पीने से पहले हमने दुआ मांग ली है। हाँ। और हमारे मुखालिफिन भी कहते हैं कि यार हमारे लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। वैसे मैंने कहा कि यार हमारी तो सब दुआ कबूल होती है। क्या मतलब वार्ड नंबर 7 की आवाम से कुछ पैगाम वगैरह देना चाहेंगे? अभी तो सियासी स्टेज लगेगा, लेकिन ये शुरुआत है, शुरुआत से क्या कोई पैगाम खास? नहीं, हम यही पैगाम देंगे। हमेशा हमारा एक ही नुक्ता रहा कि मालेगांव के विकास और उसकी तरक्की को पेश नज़र रखा जाए। आप भी राहत पाएँ, आपकी आने वाली नस्लों को भी राहत मिले। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, वो मालेगांव की आवाम को मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने पहले दिन से कोशिश की और हमारी कोशिश आहिस्ता आहिस्ता बारावर होती जा रही है। हम यही कहेंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आए। 200-500 के लिए 5 साल के लिए अपना वोट ना बेचें। आप अपने शहर का, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा, कैसे जो है रोशन होगा, इस बात को पेश नज़र रख करके दियानतदारी के साथ वोट दी। दादा, आप सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं आए होंगे इस्लामाबाद से? कुछ खास वजह होगी इधर? नहीं, कोई खास वजह, मुझे बोले मुलाकात करना है, चलो साथ में चले। कल हम लोग मीटिंग में साथ में बैठे थे, हाँ। तो उन्होंने मुझे भी दावत दे दी कि आ जाना। अच्छा, इसीलिए साथ में आ गए आप भी। चाय डबल गरम कर दी। जमजम पी लिए ठंडे हो।
हमारा आज पदाधिकारियों का गेट टुगेदर था, जहाँ पे हम लोग आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से जो है ना हम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि एसडीपीआई क्या चीज़ लेके मालेगांव के सामने आना चाहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि यहाँ की लोग जो है मालेगांव की जो जनता है वो इस पॉलिटिकल जो गुलामगिरी है, ये जो ख़ानदानी चंद ख़ानदान जो रूल कर रहे हैं मालेगांव के, उनसे जकड़ से आज़ाद होना चाहती है। वो अपने मसलों पे सोल्यूशन चाहती है, ना कि आश्वासन चाहती है। और हमने देखा है माजी आमदार हो या फिर आज अभी के आमदार हो, इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई इस्लाम के नाम पे, कोई दीन के नाम पे, लेकिन मसलों के इंसान बोल के जो ज़रूरत होती है, जो इंसान बोल के जीने की ज़रूरत होती है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम यहाँ पे बदलाव चाहती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी ताल्लुक से हम लोग यहाँ पे आज मेड़ा वाली हुए थे। बिहार का आज रिजल्ट आया, आप बिहार के रिजल्ट को किस तरह? देखिए, हमें वही बोलना है कि जो फिस्ताए ताकतें हैं, जो संग मानसिकता के हैं, जो नफ़रती सियासत करते हैं, वो ताकतें आज पुरजोर तरीके से आगे आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष होकर जो है ना वो इलेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें सामने आई हैं जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सिर्फ ईवीएम का मसला है, ईवीएम नहीं है, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन के काम करने के जो चीज़ें हैं, तरीक़ेकार है, वो सवालिया निशान बन के आ रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का प्रोटेक्शन के ताल्लुक से लॉ भी मोदी गवर्नमेंट ने लाया है, इसीलिए कुछ एक्शन भी उन पर नहीं होती है। लोकतंत्र खतरे में है, हम यही बोलेंगे, क्योंकि आजकल बिहार का जो रिज़ल्ट है ये बता रहा है कि फेयर तरीके से शायद इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से रुझान था वहाँ की जनता का, हम भी वहाँ पे गए थे, वो अलग था, लेकिन रिज़ल्ट कुछ अलग दिख रहा है। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि 22% जो वोट है वो महागठबंधन को मिले हुए थे, 22% वोट है, लेकिन 18% और 20% वोट जो है वो बीजेपी और जेडीयू को मिला है, नीतीश कुमार की पार्टी को। लेकिन सत्ता कौन बना रहा है? तो नीतीश कुमार और बीजेपी बना रही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम और जो आतंकवाद है ये तेड़ पैदा करने के लिए बाजू के जो कंट्रीज़ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और भी दीगर कंट्रीज़ है, इनके ज़रिए से बार बार इस मुल्क की एकता को तोड़ने का काम होता है। और हम ये समझते हैं ना, ये सिर्फ मुल्क के ऊपर, हम पूरे मुल्क पे हमला है। सिर्फ जो शहीद हुए हैं, हम उनको ताल्लुक़ से बोलना चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ में हिंदुस्तान का मुसलमान भी साथ में है, और एसडीपीआई भी इसके ताल्लुक़ से पुरजोर इसको करते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पे जो कल्प्रिट है, चाहे वो देश के बाजू मुल्क के हो, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे एकता और अखंडता पे हमला है। आप आरएसएस को दहशतगर्द जी, 19 हिंदुस्तान में जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, उन बम ब्लास्ट के अंदर 19 ऐसे केसेस है जिसके अंदर आरएसएस और आरएसएस के संघ परिवार से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन चार्जशीट हुआ है उनके नाम से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, 19 केसेस है, उसमें से एक मालेगांव ब्लास्ट भी केस है। आपने शायद होगा पिछले लोकसभा के पहले इलेक्शन में 700 किलो एक्सप्लोजिव स्फोटक जो है केरला में आरएसएस के नेता के घर पे पड़े। 700 किलो विस्फोटक से क्या करने वाले थे? वो दिया बत्ती तो जलाने वाले नहीं थे। और इसके पहले भी जो है हम देखते हैं कुरुलकर जो जासूसी करने वाला था, आरएसएस का बंदा था, जो डीआरडीओ हमारी जो वैज्ञानिक शाखा है उसके अंदर काम कर रहा था, जो पाकिस्तान के जासूसी करते हुए सबसे ज़्यादा जो लोग मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा संघ और भाजपा से जुड़े हुए लोग मिले। ये फैक्ट है, ये मेरा सिर्फ एलिगेशन नहीं है। मेहरबान कमिश्नर साहब के आदेश से हम लोग को मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर गटर चौकअप हो गई है। हम एक टीम, हमारी सेवर जेट मशीन की टीम और हमारे कलीम साहब, हमारे सोनोने मुकादम, ये तुरंत हम लोग मौके पर पहुँचे यहाँ पर स्पॉट के ऊपर। यहाँ पर हमने देखा जब काम चालू किए तो इसमें 5-5 फीट के बाटम और पटरियाँ, इतनी जाली जाली पटरियाँ निकली। उसके बाद में कचरे के गट्टे, बड़े बड़े गुदली और इतने फुलके, सब पूरा अटका हुआ था इसके अंदर। लोग डायरेक्ट इसके अंदर डालते, इसकी वजह से पूरा अटक गया था वो, और इसकी वजह से हम लोग ने इतनी टाइम लगा और उसको पूरा पाए तक मिलता काम को पहुंचा दिया। ये फुलका जो था कौन से कारखाने का था? ये रंगीन लूम के फुलके पूरे उसके अंदर दिखे, और सब गोदड़ी, बड़े बड़े गट्टे और ये सब इसके अंदर निकले। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? ये ताल्लुक आवाम को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि गटरों के अंदर कचरे
और गट्ठे और फुलके कटरू के अंदर मत डालो, आप उसको रखो, घंटा गाड़ी आती है, घंटा गाड़ी में आप डालो उसको। और यहाँ पे आप सुबह से नाश्ता कर आए हैं और अभी तक आप खाना खाने तक नहीं गए, तो आपने जितनी मेहनत की, आवाम कुछ जगह पर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि कचरा उड़ाने वाले आते नहीं, कचरा साफ़ करने वाले आते नहीं, हमको परेशानी होती है। आवाम खुद कचरा डालती है और खुद आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। देखिए ऐसी बात है कि कचरा आवाम ने गटर में नहीं फेंकना चाहिए, बस घंटा गाड़ी आती है, आप घंटा गाड़ी में डालो। हमने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन लगाए थे, उसके बाद इकबाल सर को फ़ोन लगाए, उन्होंने यहाँ पर आए। आज इतवार रहने के बाद भी उनके अधिकारी ले गए, उन्होंने काम को अंजाम दिया, काम चालू है। हमारा कमिश्नर साहब से इतना ही बोलना है, ये गटर बार बार ऐसी होती है, ये प्रॉब्लम आइंदा नहीं होना चाहिए, इसका कुछ अच्छे से आप हल निकालो। ये बार बार का मतलब ये हमेशा रहता है। तो आपके इलाके का कारपोरेटर कौन है? हमारे यहाँ तो इधर से एजाज बेग है और इधर से अपने लई खाजी है और इधर बहुत सारे हैं इधर से। तो उनके कान पे ये बात डाले नहीं क्या? अभी तक तो उनके कान पे बात डाले नहीं, उनका भी यही रास्ता है, इनका भी वापर है। अब वो भी देखे होंगे, अभी फ़िलहाल तो अब है कि नहीं है ये तो हमको आइडिया नहीं है। बहरहाल ये रोड सब मेंबरों इधर से जाते रहते हैं। तो ये गटर का जो पानी है ये कब ऊपर आता है? ये कब भी आया था, अगर अपने यहाँ नल का पानी भी आया तो पूरा पानी रोड पे आने लगता है। यहाँ की गटर ऐसी है, गटर साफ होती नहीं है, नल का पानी भी आया तो ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ पर इकबाल साहब जो है हाँ पहुँचे और उनके यहाँ पर उनके अधिकारी लगा के वो यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे, तो इनको किसने बुलाया था? यहाँ से महल्ले के लोग ने, आरिफ भाई, हमारा यहाँ महल्ले के लोग भी फ़ोन लगाए, हमारे आरिफ भाई आए थे, ये अपना न्यूज़ वाले, उन्होंने भी फ़ोन किया, उन्होंने भी बहुत जद्दोजहद की। उसके बाद आरिफ अपने सर आए, इकबाल सर आने बाद तुरंत वो उनके अधिकारी लगाकर काम को अंजाम दिया। आज हम चंदनपुरी गेट खानका अशरफिया मस्जिद के पास मौजूद है, जहाँ पर सुबह से लेकर 12 बजे मैं जब यहाँ पहुँचा तो गटर का पानी जो है चौकअप हो चुका था, रोड पर पूरा पानी आ रहा था। यहाँ पर शादी भी है और मस्जिद के नमाजी भी नमाज़ पढ़ कर जब गुज़र रहे थे तो पूरा पानी गटर के पानी में से वो जा रहे थे। और यहाँ पर स्कूल है, सरदार स्कूल है और डायमंड स्कूल है, तहजीब स्कूल है, ऐसे तमाम स्कूल के मदरसे के बच्चे इधर से गुज़र रहे थे। तो हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और इकबाल साहब को फ़ोन किया। इकबाल साहब ने फ़ोन करने के बाद फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे और उनके अधिकारी लगाकर यहाँ पर अभी वो काम को अंजाम दे रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब ये बार बार की जो दिक्कत है खानका अशरफिया मस्जिद के पास चंदनपुरी गेट पर, यहाँ पर बार बार ये गटर का चौकअप हो जाना, बार बार लोगों का नुकसान होना, यानी कि बच्चे अभी एक होटल वाले जो है यहाँ पर पलाउट समझकर पाँव रखे वो गटर में चले गए थे, आधा चले गए थे, अगर कोई नहीं रहता तो वो डूब जाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और लोगों की जाने का हादसे पेश ना आए, यही हम गुजारिश करते हैं कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द ये जो गटर का हल है निकले और यहाँ पर काम हो। अभी हम कमिश्नर साहब का और इकबाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतवार होने के बाद भी उन्होंने हमारे फ़ोन पर तुरंत पहुँचकर यहाँ पर काम को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ 2000 के बाद मालेगांव शहर में मजदूरों के ताल्लुक से मजदूरी में इजाफा या उनके मसाइल को लेकर किसी ने कुछ बोलने की तौफीक नहीं हुई किसी को और किसी ने हिम्मत नहीं की। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में पावरलूम मजदूर जिसकी तादाद तकरीबन 2 लाख तक है, जो मजदूर की तादाद 2 लाख तक हो, उसकी बात न सुनी जाए, उसे अहमियत न दी जाए, तो आप मुझे बताइए किसे अहमियत दी जाएगी? जो मजदूर 12 घंटा मुसलसल अपने लूम पर काम करता है, अपने आप को मसरूफ रखता है, 12 लूम से लेकर 20 लूम तक एक कारीगर काम करता है, मुसलसल पावर लूम के जो रास्ता वो तय करता है। मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता होगा जो लूम
रूम बंद और चालू के दरमियान में जो रास्ता वो सफर तय करता है। उसकी वजह से जो कारीगर है वो 40 साल की उम्र में वो नौजवान 50 और 60 साल का नजर आने लगता है, क्योंकि उसका जिस्म एक हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकता है और वो दबाव उस पर इतना पड़ता है कि उसका जिस्म टूटने लगता है और वो मुख्तलिफ किस्म के शौक और मुख्तलिफ किस्म के नशे करने पर मजबूर हो जाता है। 12 घंटा मुसलसल काम करने के बाद कोई भी कारीगर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता। सुबह उठकर 7 बजे जो मजदूरी करने के लिए अपने कारखानों तक जाता है, शाम को 7 ही बजे वापस आता है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्कूल गया नहीं गया, तालीम मिल रही है, क्या हाल है, वो इतना मसरूफ होता है कि मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को, मेरे बाल बच्चों को अच्छा तालीम मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी सहूलत मिले, मोबाइल मिले, टीवी मिले, इसके लिए वो अपने आप को झोंके हुए रहता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब मैंने देखा कि हमारे अल्ताफ भाई हैं, असलम अंसारी साहब हैं, शाबान बाबा हैं, ये लोग एक कोशिश कर रहे हैं और ये लोग मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि हम लोग शहर के दोनों तीनों लीडरों के पास गए, उनसे कहा कि आप मजदूरों के ताल्लुक से हमारी हिमायत करो, मदद करो। मैंने कहा कि उन्होंने जो कहा मुझे बताओ भी मत, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग मुझसे जो चाहते हो वो बोलो। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी के जरिए, आपके लीडरान के जरिए हमारी बात को सरकार तक पहुंचाओ और हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और हमारी बात को अहमियत दी जाए, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। ये लोग गवाह हैं, मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूं। मैंने इन लोगों को, हमारे तमाम आमदार, 8 खासदार, शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले साहिबा, रियासती सुदूर और उन तमाम नेताओं तक, लीडरों तक उनको पहुंचाया, उनसे बात करवाई और इनकी बात को मैंने अपनी जानिब से अच्छे ढंग से पेश करने की कोशिश की। अब इन्हीं बात को अगर हम अपनी ताकत जब देना चाहें तो आज पंजतन चौक पर हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये कोई इलेक्शनी मीटिंग या इलेक्शनी जलसे के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए। यहाँ से हम लोगों ने आज 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। 14 नवंबर मालेगांव शहर में एक तारीख याद रखी जाएगी कि हम लोगों ने अपनी बात में वजन डालने के लिए हमारे मजदूर भाइयों का सहारा लेकर, उनकी दस्तखत लेकर, उनके मोबाइल नंबर लेकर, उनके नाम लेकर हम चाहते हैं कि आपकी बातों को प्रांत ऑफिसर, जिला कलेक्टर, लेबर ऑफिसर और लेबर कमिश्नर से लेकर वजीर आला और टेक्सटाइल मिनिस्टर तक आपकी बातों को पहुंचाकर, जो राष्ट्रवादी का धोरण है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उसूल है कि 80% समाज कारण, आवामी काम और 20% राजकारण। जब 20% की बात आएगी हम आप तक जरूर आएंगे, लेकिन 80% के लिए मैंने पंजतन चौक को चुना और मैं चाहता था कि पंजतन चौक से हमारी दस्तखती मुहिम का आगाज हो और ये मुहिम पूरे शहर में इसी चौक के नाम से जानी जाए और ये चौक एक तारीख मुरतब करेगा कि हम लोग मालेगांव शहर के हर उस मजदूर तक पहुंचेंगे, हर उस कारीगर तक पहुंचेंगे, हर उस रई भरने वाले तक, पनी भरने वाले तक, गठरी जोड़ने वाले तक, हम तमाम हमारी करने वाले, हम तमाम लोगों के लिए उनके हुकूक की बात, मजदूर के हुकूक की बात करने के लिए आप तक पहुंच रहे हैं। आप हमारे अल्ताफ भाई और हम तक, हमसे एक जो हम लोगों ने मुतालबती जो उस पर लेटर लिखा है, मुतालबती अपनी बातें रखी है, उन मुतालबों की हिमायत आपके जरिए की जानी है। आपके जरिए उन मुतालबात को हम लोग ताकत के साथ में हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं, जिनमें मैंने जो 1 नंबर पर जो मुतालबा रखा है उसमें यह है कि मालेगांव शहर में
लेबर कोड का कयाम किया जाए। क्योंकि अभी अल्ताफ भाई जब आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने सुबह लोगों को उनको साथ में ले गए, शाम में ही मतलब वो आदमी ने क्योंकि क्या होता है पता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जिसकी सदारत मेरे पास है, हम लोग यहाँ पर किसी किस्म के आज तक 30-35 साल मेरी जिंदगी में 1 रुपए का एलिगेशन हम पर नहीं है। किसी से तोड़ी करना, किसी से पैसे लेना, किसी की बात को रोकने के लिए पैसे लेकर मैनेज होना, ये हमारे पास नहीं। हम लोग सीधी सीधी बात, साफ साफ बात करते हैं। और उसकी वजह यह होती है कि जो मजदूर कंप्लेन देता है उसके घर से अपने हवारी मोहरियों को लेकर उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचने के बाद उसको समझा बुझा के 10-20 हज़ार रुपये दे के मामला खत्म करने की कोशिश करता है। तो हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में लेबर कोड का कयाम किया जाए, ताकि अगर आप पर कोई जुल्म ज्यादती होती है, आपके साथ में नाइंसाफी होती है, तो आपको नासिक जाने की जरूरत ना पड़े, आपका काम मालेगांव में ही हो जाए। दूसरा मुतालबा रियासती हुकूमत से हमारा है। रियासती हुकूमत जिस तरीके से गौंडी, मिस्त्री और दीगर बेगारी काम करने वालों के लिए स्कीम चलाती है, उनको पेंशन, उनके लिए जो पेंशन स्कीम है और इंश्योरेंस है, और उनको साल में 1 मरतबा बर्तन भांडे और उनको बच्चों को तालीम के लिए जो वजीफे दिए जाते हैं, वो वजीफे पावरलूम कारीगरों के जो बच्चे हैं उन तक भी पहुंचे, उनको भी मिले। उसके लिए रियासती हुकूमत से हमने मुतालबा किया है कि मालेगांव पावरलूम मजदूरों के लिए न बल्कि पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के लिए कल्याणकारी बोर्ड बनाया जाए, और इस बोर्ड के जरिए उन तमाम पावरलूम पे काम करने वाले मुंसलिक तमाम शोबाजात में काम करने वालों को सरकारी जो मराहत होती है, सरकारी जो वजीफे होते हैं, वो तमाम उनको मिले, उनका फायदा मिले। तीसरा मुतालबा जो खास तौर पर हमारे यहाँ के बुनकर कारखानेदारों से मुंसलिक है, वो ये है कि 30 पैसा पर मीटर आप जो मजदूरी, जिस वान की, जिस क्वालिटी की, जिस पिक और फनी की जो मजदूरी देते हैं, उस मजदूरी में 30 पैसा पर मीटर का इजाफा करें। और ये इजाफा आपको करना ही है। अगर आप ये इजाफा करते हैं, इनमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। जैसा कि मालदा शिवार में बहुत सारे कारखानादारों ने 10 पैसा पर मीटर इजाफा किया, तो मेरे हिसाब के मुताबिक 12 लूम चलाने वाला कारीगर हर हफ्ता 400 रुपए जायद उसको पगार, उसकी पगार से जायद उससे मिल रहा है। इसी तरीके से जो कारीगर 20 लूम चलाता है, उसको 800 से 900 रुपए तक हफ्ते का उसको बढ़कर मिल रहा है। मिलेगा नहीं, मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि मालेगांव शहर के उन बुनकरों से, कारखानादारों से मैंने उनके जो नुमाइंदा अफराद हैं उनसे कहा है कि आप एक मुश्तरका तौर पर ऐलान कर दीजिए, मुश्तरका तौर पर एक अखबारात के जरिए, यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, कि पावर लूम पर काम करने वाले मजदूरों को 30 पैसा फी मीटर का इजाफा या कोई और जो फिगर हो सकती है 20 पैसा, ये फिगर तक अगर आपका इजाफा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हर हफ्ता कम से कम 500 से 600 रुपया आपकी पगार के अलावा ये बढ़कर मिलने की गुंजाइश है। और ये आपका हक का पैसा है जो आपको हर हफ्ता आपके हक के मुताबिक मिलेगा, न कि किसी मेंबर के जरिए 1500 रुपये लेकर ये एक ही मरतबा मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहती है, शरद पवार साहब की नुमाइंदगी में हम चाहते हैं कि हर मजदूर भाई को, हर नौजवान को, हर दोस्त को जो पावर लूम शोबे से मुंसलिक अपनी मेहनत करता है, 12 घंटा मेहनत करता है, 12 घंटा अपने बाल बच्चों को छोड़कर मुसलसल लोहे से लड़ाई लेता है, लोहे के साथ में नमर आजमा होता है, ऐसे शख्स को कम से कम 500-600 रुपये अगर बढ़कर मिलते हैं तो ये उसके बच्चे की तालीम के लिए, उसके घर के अच्छे हालात हो जाए उसके लिए, उसके
फायदे के लिए, उनके मफाद के लिए अच्छे कपड़े पहन सके, उसके लिए अगर ये 500-600 रुपये हफ्ते का अगर आप जोड़ ले तो तकरीबन 2500 रुपये 2000 रुपये महीना आपको बढ़कर मिलता है। इसमें बहुत सारे अखराजात को पाया जा सकता है। तो यही हमारा मुतालबा है। इसी मुतालबे को लेकर हमने दस्तखती मुहिम शुरू की है और इसी मुहिम के लिए हम आप तक पहुंचे हैं और आपसे हिमायत चाहते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके कारखानों में, आपके अहबाब तक आप अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो कागजात यहाँ पर अल्ताफ भाई है, हमारे असलम अंसारी साहब हैं, इनके पास वो पेपर है। ये पेपर पर दस्तखत करने के बाद आपका ये पेपर इंशाअल्लाह उन तमाम जगहों पर जाएगा जहाँ से आपके मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि मैं हवाई बात करके और कोई ऐसी बात नहीं, दिशा भूल करने वाली बात करके नहीं, मैं अमली प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ और जो हो सकता है मैं वही बात करता हूँ। मैं कारीगर, कारखानादार, कारीगर, फनी भरने वाला, रज भरने वाला और कारखानादार और पावर लूम मजदूर, इनके दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाइत्तफाकी, कोई तहरीक ऐसी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचे, मैं ऐसा नहीं चाहता, ऐसा ना हो। इसके लिए मैं आप तक अपनी बात को रखने के लिए, आपकी बात को हक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए ये एक कड़ी के तौर पर पंजतन चौक से अपनी इस तहरीक का, दस्तखती मुहिम तहरीक का आगाज कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारी ये तहरीक यहीं तक चले। वरना याद रखना, पावर लूम कारखाना, पावर लूम पर भीम लगने वाली जो साइजिंग, इन तमाम के लिए क्या क्या लवाजमात हो सकते हैं, क्या क्या जरूरी बातें हो सकती है, वो तमाम चीजें, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, वो तमाम चीजें मैं जानता हूँ कि उनको क्या क्या पुर्तदा करनी पड़ती है। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या क्या पुर्तदा करनी पड़ती है, एक कारखाना बनाने के लिए, एक साइजिंग बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जरिए किसी कारखानादार भाई का, किसी बुनकर भाई का नुकसान ना हो, लेकिन मेरे मजदूर भाइयों का फायदा हो जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर निकले हैं, आप तक आए हैं, आप लोगों तक हमारी बातें पहुँचाई, आप लोगों ने मेरी बातें, मेरे साथियों की बातों को सुना। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ और चाहता हूँ कि हमारी तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपसे यही उम्मीद, यही अपील, यही गुजारिश करते हुए मैं